वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का 5वां चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हिंदी में जिसको हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। ये इसका पार्ट वन रहने वाला है। पार्ट वन में हम पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक हमारा रहने वाला है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण की मूल अवधारणा। पोषण की मूल अवधारणा पढ़ने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि साइंस को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आता है केमिस्ट्री, दूसरा आता है बायो और तीसरा है फिजिक्स। आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, जो कि 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं पहले चैप्टर की। अभी आज से हम बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर बायोलॉजी, और फिजिक्स जो है आपका नेक्स्ट किसी दिन शुरू हो जाएगा। तो बायो में जैसे कि आपको पता है बच्चों कि 5वां चैप्टर हमारे पास लाइफ प्रोसेस है। कुल 4 चैप्टर हैं इसमें। पहला जो चैप्टर रहने वाला है बायोलॉजी का, दैट इज लाइफ प्रोसेस। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। मेरा नाम है प्रवीण कुमार चौनारा, सहायक अध्यापक JIC धानाखेत थलीसैंण पौड़ी गढ़वाल। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं। लाइफ प्रोसेस एक्चुअली, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जीवित शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम, जीवित शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम, यानी कि ऐसे प्रक्रम जो कि हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। जैसे कि मैं बोलूँ कि हाँ, जीवन जीने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है या सुनना इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके बिना भी हम जिंदा रह सकते हैं। माना कि हम देख नहीं पा रहे हैं तब भी हम जिंदा रह सकते हैं, हम चल नहीं पा रहे तब भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन क्या हम खाने के बिना जिंदा रह सकते हैं? नहीं। क्या हम सांस लिए बिना जिंदा रह सकते हैं? नहीं। तो ऐसे जो भी प्रक्रम होंगे जिनका बिना हम जिंदा नहीं रह सकते बच्चों, उनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। अथवा वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन रखने का, हमारे जो क्रियाकलाप है उन सबको मेंटेन रखने का काम करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ जैव प्रक्रम, जितने भी जैव प्रक्रम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है पोषण। सबसे पहला आता है आपके पास पोषण, पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दूसरा, पोषण मतलब बेसिकली जो हम भोजन खा रहे हैं उसका हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको पोषण कहते हैं। आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जैव प्रक्रम, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रक्रम इंपॉर्टेंट है, इनके बिना कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो दूसरा है रेस्पायरेशन, यानी कि श्वसन। श्वसन यानी कि सिर्फ सांस लेने तक श्वसन सीमित नहीं रहता है बच्चों, सांस लेने के अलावा भी हम उसको समझते हैं कि रेस्पायरेशन किसे कहते हैं। बेसिकली इसमें ऊर्जा बनता है, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें ऊर्जा बनता है। डिटेल में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन आपने सुना होगा कि आप माना पौड़ी रह रहे हैं या कहीं किसी और जगह पर भी रह रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप किसी माध्यम का उपयोग करते हैं। या तो आप गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, या तो आप किसी बाइक का उपयोग कर रहे हैं, या ट्रेन का उपयोग कर रहे हैं, एंड सो ऑन। कोई भी आप माध्यम उपयोग कर रहे हैं, तो उस माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाना ही क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। लेकिन बायोलॉजी में क्या हमारी बॉडी में ऐसा तो नहीं है कि कुछ गाड़ियां चल रही हैं भाई या फिर ट्रेन चल रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो क्या चीज है कि जो हम ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमारी बॉडी में कुछ चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है जो एक जगह से दूसरी चीज उनको, मतलब उन चीजों को ले जाती है। जैसे माना भोजन की हम बात कर रहे हैं कि भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो क्या है हमारी बॉडी में, मतलब ऐसा कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह भोजन को ले जा सकते हैं, या कैसे ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इसको हम पढ़ते हैं परिवहन में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में। तो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, खून होता है, रक्त होता है, जिसकी वजह से हम पूरा क्या कर सकते हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, या हमारे जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, जो सिंपल कंपोनेंट होते हैं, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी लाइफ प्रोसेस में आता है। बिना परिवहन के हम जिंदा नहीं रह सकते, ना ही बिना श्वसन के जिंदा रह सकते हैं, ना ही हम बिना पोषण के जिंदा रह सकते हैं बच्चों, और ना ही हम बिना परिवहन के जिंदा रह सकते हैं। अगला जो लाइफ प्रोसेस आता है वो है उत्सर्जन।
उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों। उत्सर्जन क्या चीज़ है? आप इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, वहाँ पर भी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि जब भी मैं उत्सर्जन शब्द का नाम लेता हूँ, तो बच्चे इसको समझते हैं मल त्यागना। तो एक्चुअल में उत्सर्जन मल त्यागना नहीं है, बल्कि उत्सर्जन उससे भी बड़ा एक टर्म है, जिसमें कि हम हमारी बॉडी में जितनी भी अशुद्धियाँ हैं, चाहे सेल के अंदर हैं, चाहे हमारे ब्लड के अंदर हैं, सारी अशुद्धियों को हम फ़िल्टर आउट करके अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। जैसे यूरिया को हमने बाहर निकाल दिया या अदर थिंग्स को हमें बाहर निकाल देना है। कौन से प्रोसेस से? एक्सक्रीशन से या फिर उत्सर्जन से। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा, तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस आता है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन बेटा, इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बिना भी हमारा अस्तित्व इस पृथ्वी पर नहीं बचेगा। अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, अपनी जैसी संतान हम पैदा नहीं करेंगे, तो पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यानी हमारी प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो ये भी काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा लाइफ प्रोसेस में। लेकिन इस चैप्टर में हम लाइफ प्रोसेस में इस रिप्रोडक्शन को नहीं पढ़ने वाले हैं, बिकॉज़ इसके लिए आपके एनसीईआरटी जो बुक है, उसमें एक अलग सा और एक अलग सा चैप्टर मेंशन्ड है। तो इसको छोड़ करके बाकी इन चारों प्रोसेस को हम इसमें पढ़ने वाले हैं: पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो चारों में से आज के इस पार्ट में सबसे पहले हम न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोषण भोजन के अंतर्ग्रहण यानी उपभोग करने तथा उसे उपयोग करने की प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। यानी कि पोषण बेसिकली है क्या? इसका डेफिनेशन क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? तो सिंपल, हम जब भोजन खाते हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं, यानी कि हमने बॉडी के अंदर भोजन रखा और उसके बाद उसका उपयोग करके जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम इधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को उठा रहे हैं, तो बेसिकली उसका उपयोग करके या फिर अपना ग्रोथ करवा रहे हैं। अगर हम भोजन नहीं खाएँगे तो हमारी वृद्धि भी नहीं होगी। तो सारी प्रक्रिया पोषण के द्वारा हो रही है। तो कहने का मतलब, जब हम भोजन को अंदर लेते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, वो भी पोषण कहलाता है बच्चों। और उसके बाद उस भोजन का उपयोग करके हम कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सब उसके अंतर्गत आएगा। तो पोषण जो है, आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा, जो पोषण है, उसके अंदर जो भोजन है, भोजन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि पोषक तत्व होते हैं। किन-किन चीज़ों से हमारा भोजन बनता है या पोषण किन-किन चीज़ों से हमें मिलता है, वो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, कक्षा 6 में हमने पढ़ा है। वसा, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारे क्या चीज़ें हैं, ये हमारे भोजन के कंपोनेंट्स हैं। कक्षा 6 में भी आपने इनको डिस्कस किया होगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण यानी मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर या फिर जल इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और पोषक तत्व होता है, जिसको हम रेशे बोलते हैं या फिर फाइबर बोलते हैं, डाइटरी फाइबर। ठीक है? रेशे या डाइटरी फाइबर इसको हम बोल सकते हैं। तो पोषक तत्व हो गए। अब पोषक तत्वों के बाद आगे देखते हैं कि जो पोषण की विधियां हैं, किस प्रकार से हम पोषण की विधियों को, मतलब कितनी प्रकार की हो सकते हैं। बेसिकली जो भी हम भोजन ले रहे हैं या भोजन हम अपनी बॉडी के अंदर बना रहे हैं, कोई भी बना रहा है, तो किस प्रकार से हो सकता है। बेसिकली पोषण की विधियां दो प्रकार से होती हैं बच्चों। पहला है स्वपोषण। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ऐसा पोषण जो कि स्वयं हो रहा हो। स्व मतलब स्वयं और पोषण मतलब जो भी, मतलब अंतर्ग्रहण कर रहा है भोजन को या अपनी बॉडी के अंदर बना रहा है। तो ऐसा पोषण जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहा है, स्वपोषण कहलाता है। ठीक है? थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं डेफिनिशन इसका। स्वपोषित पोषण, पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी पर्यावरण में उपस्थित सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे कि CO2, यानी कि स्वपोषण में CO2 की आवश्यकता हो रही, वाटर की आवश्यकता हो रही, और इन दोनों से मिलकर के अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाता है। इसे हम बोलते हैं स्वपोषण। एक बार फिर से देख लेते हैं, स्वपोषण किसे कह रहे हैं। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के अंदर भोजन बना रहे हैं, या हम कह सकते हैं स्वयं अपना भोजन बना रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सर, हम भी तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब दिमाग में आपके ये भी आ रहा होगा कि हम भी तो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, तो क्या हम सुपोषी हैं सर? नहीं।
हम अपना भोजन बना नहीं रहे हैं, हम पका रहे हैं भोजन को, मतलब जो भी भोजन हमारे पास है, उसको हम टेस्ट एनहांस करने के लिए उसको पकाते हैं। बाकी जो चीज़ें आप देख रहे हैं बच्चों, जैसे कि पेड़ है, यहाँ पर एक पेड़ बना हुआ है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये कहीं दूसरी जगह से भोजन नहीं लेता, ना ही ये भोजन अपना पकाता है, ठीक है? किसी और चीज़ से नहीं ले रहा है, मतलब खुद अपनी बॉडी के अंदर ही भोजन बनाता है। इस प्रकार के पोषण को हम स्वपोषण कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, स्वपोषण उसे कहते हैं जो कि अपनी बॉडी के अंदर खुद ब खुद भोजन बनाता हो और अपना पोषण करता हो, उसे हम स्वपोषी कहते हैं और इस प्रकार के पोषण की विधि को हम स्वपोषण विधि कहते हैं। तो आइए दूसरा समझ लेते हैं कि दूसरा कौन-सा पोषण विधि हो सकता है। यहाँ पर है परपोषण। पर मतलब अन्य, पर का मतलब होता है अन्य। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। पर का मतलब है बच्चों अन्य और पोषण का अर्थ आप जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी मतलब पोषक तत्व उनको मिल रहे हैं, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ हो रही है। तो अन्य से लेने वाला पोषण, अन्य से मिलने वाला पोषण, यानी कि ऐसा पोषण या ऐसे जीव जो कि अपने भोजन के लिए किसी और जीवों पर निर्भर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख लेता हूँ, कोई गाय है, तो गाय अपनी बॉडी के अंदर भोजन नहीं बनाती है। मैंने कहा सर स्वपोषण जो होता है, उसको अगर मतलब स्वपोषण की बात कर रहे हैं वापस से, तो स्वपोषण ऐसा है कि खड़ा है पेड़ एक जगह पर और अपना भोजन स्वयं बना रहा है, ना किसी से ले रहा है, बगल वाले पेड़ से नहीं ले रहा है या किसी इंसान से नहीं माँग रहा है, किसी और जीव से ले लेगा। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि इंसान जो है, इंसान ने किसी और जानवर को खा करके या किसी और एनिमल को खा करके उससे पोषण ले लिया। या फिर कोई कुत्ता है, उसने भी किसी जानवर को खा करके पोषण ले लिया, न्यूट्रिएंट्स ले लिए, ठीक है? तो इस प्रकार का पोषण परपोषण कहलाता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव किसी और जीव पर निर्भर है भोजन के लिए, उसे हम परपोषण कहते हैं। थोड़ा-सा इसका डेफिनिशन हम पढ़ लेते हैं। परपोषित पोषण वह पोषण होता है, पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी पर्यावरण में उपस्थित सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे कि CO2, H2O से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। यानी कि अपने खाने के लिए निर्भर रहता है दूसरों पर। आप इस इंसान के हाथ में एक प्लेट दे रहे हो बेटा, तो ये प्लेट इसकी बॉडी में जो प्लेट में अंदर खाना है, इसकी बॉडी के अंदर नहीं बना है, इस इंसान की बॉडी के अंदर नहीं बना है। उसने हो सकता है यहाँ पर हिरन रहा होगा, उसको मार के खा दिया या फिर कोई बकरी रही होगी, उसको मार के खा दिया या कुछ और प्लांट रहे हों, उसको मार के खा दिया। ठीक है? तो कहने का मतलब अपने भोजन के लिए वो किसी और पर निर्भर है। ठीक है? एक और चीज़ आती है, इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स आप देख सकते हैं, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, यीस्ट हो गया और भी जितने भी एनिमल्स हैं, सब के सब किस में आ रहे हैं, लगभग सभी एनिमल्स किस में आते हैं बेटा, परपोषण में आते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं बताऊँ, तो कुछ प्लांट्स भी हैं, जो कि परपोषण प्रकार का पोषण फ़ॉलो करते हैं या विषम पोषण प्रकार का पोषण फ़ॉलो करते हैं। अब यहाँ पर पहले स्वपोषण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 2 जो आएगा इस वीडियो का, उसमें हम पूरा डिटेल में परपोषण के बारे में समझाएँगे। तो स्वपोषण के बारे में समझने के लिए हमें पेड़ों का न्यूट्रिशन के बारे में समझना पड़ेगा। यानी कि कोई भी पौधा है वो किस प्रकार से उसमें पोषण होता है। यहाँ पर आप ग्रीन प्लांट एक देख रहे हैं बच्चों, तो इस ग्रीन प्लांट में किस प्रकार से पोषण होता है इसको समझते हैं। सभी जीवों की तरह पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल आवश्यकता होती है। क्या पौधा बिना भोजन के जिंदा रह सकता है? नहीं। यानी कि जितने भी जीव हैं, सबको किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कुत्ता है, चाहे गाय है, कोई भी है, सबको भोजन की आवश्यकता है। मैं माना जब मैं छोटा रहूँगा, आपकी तरह 10th क्लास में रहा होऊँगा, तो मेरी हाइट कम रही होगी, ठीक है? मेरा जो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर रहा होगा, वो थोड़ा-सा कम मतलब उतना पतला रहा होऊँगा, मोटा नहीं रहा होऊँगा उस समय। तो धीरे-धीरे ग्रोथ हुई है। अभी ग्रोथ कैसे हुई है? जब मैंने भोजन खाया है। ठीक है? तो वैसे ही हमारे प्लांट्स भी हैं, पहले छोटे हैं, फिर उनको जब भोजन की आवश्यकता हुई, मतलब भोजन उन्होंने खाया तो फिर वो थोड़ा-सा ग्रोथ करने लग गए, धीरे-धीरे बढ़ने लगे। आप आज देखते होंगे बहुत सारे पेड़ ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े-बड़े हैं, ठीक है? तो वो सब किसके द्वारा पॉसिबल हो पाया है? जब उन्होंने भोजन का अंतर्ग्रहण किया, भोजन का उपयोग किया। जो उनकी उपापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ऊर्जा प्रदान करता हो। ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, आपकी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, सेम एज़ हमारे प्लांट्स में भी होती हैं।
जो भी क्रिया है, जैसे ग्रोथ करना है या श्वसन करना है एंड सो ऑन, जो भी आपका या फिर डाइजेशन, जिसको हम मेटाबॉलिक में डाइजेशन हम पढ़ सकते हैं, यानी कि पाचन पढ़ सकते हैं। तो सारी एक्टिविटीज के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? पोषण, यानी कि भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो प्लांट्स में किस प्रकार से पोषण हो रहा है, इसको समझने के लिए समझने से पहले यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्या भोजन की तलाश में जंतु एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? बेटा, आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिख सकते हैं इनका आंसर, जो भी मैं आपको पूछूंगा या जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वहां पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर छोड़ सकते हैं उसका यूट्यूब पर। तो क्या भोजन की तलाश में जंतु एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? बिल्कुल हाँ सर, कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है। गाय घास खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बिल्कुल जाती है। हम भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। क्या पेड़-पौधे भी भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? नहीं सर, पेड़-पौधे एक जगह पर खड़े रहते हैं। कोई भी पेड़ ऐसा नहीं देखा होगा कि हाँ, यहाँ आज यहाँ पर लगा हुआ है, कल आपके घर से बहुत दूर भाग गया हो भोजन की तलाश में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? तो अब ये भोजन खड़े-खड़े भोजन कैसे मतलब तैयार कर दे रहा है, कैसे उसको भोजन मिल जा रहा है, उसको पढ़ते हैं। उसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भोजन है पेड़-पौधों में एक प्रोसेस से बनता है, एक प्रक्रिया है। ठीक है? क्लास 7th में भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि भोजन बनने की, पेड़-पौधों में भोजन बनने की जो प्रक्रिया होती है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। फोटोसिंथेसिस आगे चलते हैं। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें कुछ चीजें दिखा रखी हैं, अभी समझाते हैं इसके बारे में। ये जो फोटोसिंथेसिस है, यहाँ पर मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस का देख लेते हैं। फोटो शब्द बना है, फोटोसिंथेसिस शब्द बना है दो शब्दों से। फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट, यानी कि प्रकाश। फोटो का मतलब फोटोन शब्द से लिया गया बेसिकली। फोटोन, फोटोन का अर्थ होता है लाइट या प्रकाश, और सिंथेसिस का अर्थ है तैयार करना। तैयार करना, क्या तैयार कर रहा है? और कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पर भोजन तैयार कर रहा हो। कैसे तैयार करेगा भाई? क्या क्या चीजें चाहिए पेड़ को भोजन बनाने के लिए? जैसे आपको माना आपने दाल बनानी है, तो आपको राजमा चाहिए, ठीक है, या कोई भी दाल चाहिए, मसाले चाहिए, तेल चाहिए, और मतलब वो चाहिए, ऊष्मा चाहिए, गैस वगैरह चाहिए, पानी चाहिए। तो क्या प्लांट को भी मसाले चाहिए क्या? तेल चाहिए क्या? नहीं, प्लांट को कुछ और चीज चाहिए। उसको देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले जल जरूरी है, जो कि यहाँ नीचे से मिलेगा भाई, ठीक है। फिर क्या जरूरी है? सूर्य का प्रकाश जरूरी है। यहाँ पर आप सन देख रहे हैं, मिल गया भाई, सनलाइट भी मिल गया। कहाँ पर गिर रही है? पत्तियों पे गिर रही है, याद रखना बच्चों इसको। ठीक है, फिर है क्लोरोफिल, ये कुछ अलग चीज है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो में पाया, लीफ क्या होता है? लीफ में, पत्ती में पाया जाता है, और जिसकी वजह से पत्ती का रंग ग्रीन कलर का पा रहे हैं, क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होता है, हमारा लीफ का कलर हो आता है। और क्या चाहिए? क्लोरोफिल मिल गया सर प्लांट को, अगला क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगला चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 को चाहिए भोजन बनाने के लिए। ठीक है, तो जल तो मिल गया जमीन से, जड़ों के माध्यम से ऊपर पूरे प्लांट पर पहुंचेगा, पत्ती तक पहुंचना है उसने। ठीक है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, सन से मिल गया उसको। क्लोरोफिल ऑलरेडी उसकी लीफ के अंदर है। ठीक है, एक क्लोरो होती है में, उसके ग्रीन इन कैसे हमारा प्लांट का कलर है ग्रीन की, इसी की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। ठीक है, तो इसमें अब बनाना है भोजन। कैसे बनेगा? प्लांट में पानी पहुंच गया पत्ती तक, कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर पहुंच गई भाई। कैसे पहुंचेगी डिस्कस करेंगे आगे, अंदर कैसे जाएगी। और सूर्य का प्रकाश भी मिल गया, और उसके अलावा वाटर, क्लोरोफिल, सब चीजें हैं उपलब्ध। अब ये अपना भोजन बनाएगा। भोजन बनाने के साथ साथ ऑक्सीजन आएगा। क्या होगा? ऑक्सीजन जिस बाहर छोड़ देता है, किसी काम का नहीं। प्लांट यहाँ से देख रहे होंगे आप, बाहर निकल गया। उसके अलावा शुगर बनाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा कार्बोहाइड्रेट बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीचे देखिए, C6CO2 plus 12H2O gives us
C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2, ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। अब यहाँ पर तीर के ऊपर, यहाँ पर ये आप तीर देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ सनलाइट। सनलाइट की उपस्थिति में, और शॉर्ट में लिख लेते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, दोनों की उपस्थिति में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ये अपना भोजन बना रहा है, जो कि जिसका सूत्र क्या है, इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इसको बोल सकते हैं, या कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। C6H12O6 बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, किसी काम का नहीं है प्लांट का, बाहर फेंक देता है, वाटर का यूज कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक वीडियो है बच्चों, आपको फोटोसिंथेसिस समझाने के लिए। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे नीचे पानी बह रहा है, ठीक है, ऊपर सनलाइट आ गई, प्लांट में पड़ गया बेटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है, H2O के मॉलिक्यूल, H2O यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ तक जाएंगे, हमारी लीफ तक जाएंगे भाई, पूरा लीफ तक जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, वायुमंडल में होता है बच्चों, लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी घुस गया, ठीक है। अब लीफ से बाहर क्या निकल रहा है, प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने के बाद लीफ से बाहर ऑक्सीजन निकल रही है, सब दिख रहा है यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि एक पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड घुसेगा, दूसरी में बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं होगा, किसी भी पत्ती से अंदर घुस सकता है, किसी भी से बाहर आ सकता है, ठीक है। फिर क्या है, शुगर बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है, एक भोजन बन रहा है, भोजन तैयार हो रहा है। यहाँ पर पानी अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर गई, सनलाइट भी मिली, क्लोरोफिल ऑलरेडी है, और फिर क्या बना, ऑक्सीजन बना, और शुगर इन द फॉर्म ऑफ फूड वो बन के तैयार हो गया, ठीक है, यानी कि भोजन बना दिया प्लांट ने, ठीक है। इसको एक बार फिर से देखते हैं, नीचे से क्या गया बेटा, पानी ऊपर गया, ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं जाइलम के माध्यम से। एक क्वेश्चन ये भी आपके लिए बनता है कि जो पेड़ों में कैसे पानी ऊपर पहुंचता है, तो जाइलम एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होते हैं, उनके माध्यम से पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर घुसी, ठीक है। अब सारी रिएक्शंस हुई, रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बन गया, यानी कि उत्पाद जो है वो ऑक्सीजन बन गया। उसके बाद एक और चीज बनेगी जो कि प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, वो क्या है, शुगर, या हम इसको कह सकते हैं ग्लूकोज, या फिर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसका उपयोग प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए कर सकते हैं, अपना कोई और प्रोसेस कर कंप्लीट करने के लिए, यानी कि भोजन है उसके लिए, एक तरह से खाना है उसके लिए शुगर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे पर्णहरित, यानी कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं, और इसी की पर्णहरित देखो, पत्तियों का रंग जो हरा करता है, ये किस क्या करता है, ग्रीन लीफ कर देता है हमारी कोई पत्ती। पर्णहरित इसको हिंदी में बोलेंगे, की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल यानी H2O से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। प्लांट ने वाटर यूज किया, H2O यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या बना दिया, भोजन बना दिया बच्चों। भोजन कौन से रूप में बनाया, ग्लूकोज के फॉर्म में बनाया, और उस ग्लूकोज का उपयोग करके वो कुछ भी काम कर सकता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ये डेफिनेशन है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, या फिर आप दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार से इसका दूसरा रिएक्शन भी। हाँ, एक चीज और कि आप रिएक्शन हमेशा जो है बेटा बैलेंस लिखेंगे, जो भी आप इक्वेशन लिख रहे हैं, केमिकल इक्वेशन, उसको बैलेंस रूप में लिखेंगे। और बैलेंसिंग करना युक्तम क्लासेस में ऑलरेडी हमने सिखा दिया है, जो केमिस्ट्री की क्लासेस आपकी चली हैं उसमें ऑलरेडी हमने इस बैलेंसिंग के बारे में बता दिया है। तो 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ, पेड़ में पहुंचा, जल पहुंचा क्लोरोफिल की उपस्थिति में। यहाँ ऊपर नीचे जो भी चीजें प्रेजेंट है उत्प्रेरक इनको बोलते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट्स तो ले रहे हैं, लेकिन रिएक्शन में कुछ ऐसा मतलब कुछ उत्पाद बनाने में कुछ अलग चीजें नहीं बनाते हैं बेसिकली, उस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, वो चीजें जल्दी कर देगा, सूर्य का प्रकाश जल्दी कर देगा। जैसे मैं बोलूँ खाना पकाने के लिए हम गैस ऑन कर दे, तो यहाँ पेड़ पेड़ के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए वैसे, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल पत्ती के अंदर है, बना देगा C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस
बाहर निकाल देगा। अब इस प्रक्रम में क्या-क्या चीजें होती हैं? जो भी फोटोसिंथेसिस है, उस प्रक्रम में कौन-कौन सी घटनाएं होती हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला चीज जो है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश को अवशोषित करना। जो यहाँ पर क्लोरोफिल इस पत्ती में आप देख रहे होंगे क्लोरोफिल होगा, इस क्योंकि ग्रीन कलर की है, इसके द्वारा इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा बच्चों, यानी कि अवशोषित। कह ये समझो कि उसको कैच कर रहा हो, पकड़ रहा है, ठीक है। पकड़ने के बाद उसका क्या करेगा, इसको समझो। जब सनलाइट को कैच करेगा, सनलाइट आई, सनलाइट को कैच कर दिया, सनलाइट सनलाइट को कैच करने के बाद उस जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। यानी कि रासायनिक ऊर्जा में इसको कन्वर्ट कर देगा भाई। फिर जो रासायनिक ऊर्जा बनी है, रासायनिक ऊर्जा क्या करेगी, ऑलरेडी प्लांट की पत्तियों तक, यहाँ पर अपना लेता हूँ, ये रासायनिक ऊर्जा ऑलरेडी प्लांट की पत्तियों तक जो पानी पहुंच रखा है उसको तोड़ने का काम करेगी। यानी कि जल के अणुओं को तोड़ेगी और किस में बदलेगी, हाइड्रोजन में बदल देगी और ऑक्सीजन में बदल देगी सर। जल को तोड़ देगी ये रासायनिक ऊर्जा। कहां से मिली रासायनिक ऊर्जा, सनलाइट की ऊर्जा को, यानी कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया किसने भाई, क्लोरोफिल ने। क्लोरोफिल ने कन्वर्ट कर दिया और किसमें, केमिकल एनर्जी में बदल दिया, ठीक है। और केमिकल एनर्जी का उपयोग करके वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा गया किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब ऑक्सीजन तो किसी काम का नहीं है पेड़ का, इसको तो बाहर फेंक देगा भाई, जाओ तुम बाहर जाओ। लेकिन हाइड्रोजन बहुत काम का है भाई। हाइड्रोजन का उपयोग करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 है, प्लांट के अंदर जो एटमॉस्फेयर में CO2 गया है, स्टोमेटा के माध्यम से, पत्ती के नीचे इस संरचना होती है, स्टोमेटा के माध्यम से ये अंदर गया है। इस CO2 के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा CO2 के साथ और बाई प्रोडक्ट क्या बना देता है, C6H12O6, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपचयन। पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा उपचयन केमिस्ट्री में, और अपचयन पढ़ा होगा बच्चों सबको, अगर याद होगा, नहीं होगा तो वीडियो जरूर देखिएगा पुरानी वाली, ठीक है। तो उपचयन और अपचयन रिएक्शन जो होती है, अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है और उपचयन में हाइड्रोजन का ह्रास। तो अपचयन में जब हाइड्रोजन का योग हो रहा है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, C6H12O6 बन रहा है, ठीक है। यही भोजन है प्लांट का। चलिए, अब इसको समझने के लिए हमारे पास अब ठीक है, इतना थ्योरेटिकल तो हमने समझ लिया कि बच्चों ऐसा बनता है, तो सर इसका पता कैसे चला कि पत्ती के अंदर ही भोजन बन रहा है या पत्ती के अंदर ही जमा हो रहा है, ठीक है। तो इसका पता हम ओ लैब के माध्यम से इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक इसको रिलोड कर लेते हैं। यहाँ पर एक सेटअप है, सिमुलेशन है। इस सिमुलेशन का उपयोग करके हम बताएंगे कि पत्ती के अंदर कैसे भोजन, मतलब कहाँ एक्चुअल में बन रहा है नहीं बन रहा, कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो पत्ती हमने लेनी है, इसको हमने परख नली में डाल देना है, स्पिरिट हमने इसमें डालना है बेटा। स्पिरिट डालने के बाद इस परख नली को लेंगे, स्टैंड पर रख देंगे और ये बर्नर हम ऑन कर देंगे, ठीक है। अब बर्नर ऑन करने के बाद ये पत्ती का कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि स्पिरिट जैसे ही हम किसी पत्ती में डालते हैं, जो क्लोरोफिल था वो डिसॉल्व हो जाता है उस स्पिरिट में, यानी कि पत्ती के अंदर से क्लोरोफिल बाहर निकल जाएगा। तो क्लोरोफिल की वजह से ही पत्ती का रंग हरा था। तो अब पत्ती का रंग क्या होगा, हरा नहीं बचेगा। मैं बाहर निकाल देता हूँ यहाँ से, इसको बर्नर को ऑफ कर लेते हैं पहले, फोर्सेप को उठा करके इससे हम पत्ती को बाहर निकाल देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कलरलेस होगी, पहले ग्रीन थी अब नहीं बची उतनी ग्रीन, ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल निकल गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पानी में डाल देते हैं, वाटर में वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद लीफ को वापस से उठाएंगे और पेट्री डिश में रख देते हैं,
ठीक है, यहाँ पर हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पर एक आयोडीन सोल्यूशन है, कक्षा 6 में पढ़ा है हमने। जब भी हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। और कक्षा 6 का अगर आपको याद होगा, तो जैसे ही हमने आयोडीन उसमें डाला था, आयोडीन डालने के तुरंत बाद उसका कलर जहाँ पर स्टार्च होगा, स्टार्च का कलर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हमने आयोडीन डाला, आप पत्ती का कलर देखिए, यहाँ पर देखिए, बिल्कुल इसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया। यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर भी, इस पत्ती के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जो कि प्लांट ने बनाया। तो इस सिमुलेशन से हमने ये समझा। अब आगे देखते हैं, एक्टिविटी से आगे बढ़ते हैं। अब सर आपने बोला कि CO2 जो है वो पत्ती के अंदर जाती है, पत्ती के अंदर जाती है, और O2 सर बाहर निकलती है। कैसे निकलती है? जैसे अगर हम बोले अपने बॉडी का बात करें, तो हमारी बॉडी में ऐसे कोई छेद है ना, जैसे नाक है, नाक के माध्यम से हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और CO2 को बाहर छोड़ रहे हैं। तो क्या पौधे के अंदर भी ऐसे कोई नाक है सर? आपने देखा, किसी ने नाक देखा है? यस और नो कमेंट में जरूर लिखना। तो नाक तो नहीं है, तो कैसे गैसेस एक्सचेंज ये कर पा रहा है? मतलब अब सोचिए, सोचने योग्य बात है ना, कैसे ये गैस को आदान प्रदान कर सकता है जब नाक ही नहीं है, ना ही कोई ऐसा छेद। ठीक है, तो नाक जैसा कोई स्ट्रक्चर ही प्लांट में उपलब्ध होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका बता रखा है स्टोमेटा, यानी कि पत्ती जो है, कोई लीफ है, लीफ हम ड्रॉ कर लेते हैं, पर एक लीफ है, उस लीफ पर इस तरीके के छेद होते हैं बहुत सारे। ऐसे मैं ऐसे शॉर्टकट में बना देता हूँ, ऐसे कुछ छेद होते हैं, जो कि इतने बड़े नहीं होते कि हाँ जैसा लीफ में छेद दिखेंगे भाई, ऐसा नहीं है। बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख पाते हैं बच्चों। ठीक है, और ये पत्ती के नीचे वाली सतह पर होते हैं। कौन सी सतह पर? निचली सतह पर, यानी कि पत्ती ऐसे सीधी खड़ी है, तो मतलब ऐसा में है, तो इसके नीचे वाले हिस्से पे स्टोमेटा होंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ गोल गोल सी संरचना, राजमा की बीन की तरह संरचना दिख रही है। इनको ही हम क्या बोल रहे हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टोमेटा। इसी से CO2 अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। यहाँ पर दो प्रकार के स्टोमेटा बनी है, एक है ओपन और एक है क्लोज। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसमें गार्ड कोशिकाएं हैं, गार्ड सेल्स हैं, स्टोमेटल ओपनिंग, ये अलग अलग प्रकार की वैक्यूल्स इसके अंदर है। ये बेसिकली ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये गार्ड सेल्स है, द्वार कोशिका जिनको हम बोलते हैं। ये पूरा, ये वाले दो राजमा की बीन की तरह गार्ड सेल्स है, ये लिखा हुआ यहाँ पर गार्ड सेल। तो ये गार्ड सेल्स क्या करती है बेटा? जैसे गार्ड किसी भी सोसाइटी में है, तो उसको खोलने, गेट को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। सेम एज स्टोमेटा में भी है। कोई भी कोई भी जो स्टोमेटा है उसको बंद और खोलने का काम ये गार्ड सेल्स करती हैं। कहाँ पर पाई जाती है? पत्ती की निचली सतह पर स्टोमेटा पाई जाती है, वहां पर गार्ड सेल्स पाई जाती है, और वहां पर ये इसको खोलने और बंद करने का काम करेगा। जैसे ही खुलेगा, गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। गैसेस एक्सचेंज कैसे? CO2 अंदर और ऑक्सीजन बाहर। बंद करेगा तो अब कोई भी गैसेस एक्सचेंज या वाटर लॉस नहीं होगा। ठीक है, बंद कैसे होता है, ओपन कैसे होता है? जैसे ही इसके अंदर वाटर भरता है, सेल के अंदर वाटर भरेगा, इन गार्ड्स कोशिकाओं में वाटर भरेगा, तो वाटर भरने के बाद ये खुल जाती है, और जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा बेटा, तो ये सिकुड़ जाती है, बंद हो जाती है। चलिए इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं, गार्ड सेल्स दिख रहा है, वीडियो रिप्रेजेंटेशन। CO2 अंदर जा रही है और बाहर क्या निकल रही है? वाटर भी निकलता है, जिसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, और ऑक्सीजन भी बाहर निकल रहा है, जो कि हम उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, CO2 अंदर जा रहा है, एक बार फिर से देख रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज इन स्टोमेटा। ठीक है, यहाँ पर प्लांट है, प्लांट की लीफ में डॉर्सल सरफेस या सॉरी नीचे वाले डॉर्सल सरफेस में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक छेद जैसी संरचनाएं होती है, जिससे CO2 अंदर जाएगा, स्टोमेटा इनको बोलते हैं बच्चों, और ऑक्सीजन बाहर आएगा, वाटर भी बाहर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अभ्यास प्रश्न है, यही हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन था, बन जाता है। उसके बाद इसका उपयोग करके वो अपना ग्रोथ वगैरह करता है प्लांट। एक और प्रश्न है, एक और चीज शायद बीच में नहीं आई है, कि जब ग्लूकोज बन जाता है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, जब ये जो ग्लूकोज बन गया है, ग्लूकोज का अगर उपयोग कर दिया है प्लांट ने, तो वेल एंड गुड, यानी कि जितना उसने भोजन बनाया उतना खा दिया तो अच्छा है।
बच गया तो उसका क्या करता है प्लांट, उसको अपनी बॉडी के अंदर वो स्टोर कर देता है, यानी कि एक जगह पे इकट्ठा कर देगा। कहाँ करेगा भाई? लीफ के अंदर ही स्टोर कर देता है। और लीफ के अंदर क्या सर ग्लूकोज के फॉर्म में ही स्टोर होता है? नहीं बच्चों, ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं स्टोर होता है। जब स्टोर होता है प्लांट में कोई भी फूड आइटम, स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी कि जब भी इसको जब भी कोई भी प्लांट भोजन बना दिया, किसी भी प्लांट ने भोजन बना दिया और जितना यूज करना था कर दिया, बाकी किस फॉर्म में स्टोर कर देगा? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देगा भाई। पर कहाँ स्टोर करेगा? लीफ में स्टोर कर देता है। जब उसको जरूरत होगी तो उसको निकाल देगा स्टार्च को, ठीक है। लीफ में स्टोर कर देगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछ लेता है। दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित क्या पूछता है बहुत बार कि ह्यूमंस में ह्यूमन में किस रूप में भोजन स्टोर होता है? प्लांट में तो स्टार्च के रूप में है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन में किस रूप में भोजन स्टोर होता है? उसका आंसर है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन के रूप में, या सी सी होगा, ठीक है। ग्लाइकोजन के रूप में जो भोजन है वो हमारा स्टोर हो जाता है। किसमें? ह्यूमंस के केस में या एनिमल्स के केस में। प्लांट्स के केस में किस रूप में स्टोर हो रहा है बेटा? स्टार्च के रूप में। ये दोनों याद रखने हैं आपने। तो कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इसको देखिए, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा आप पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो सबको पता है पौधा अपना भोजन फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। सिंथेसिस। दूसरा दूसरा प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बेटा कि जितने भी हमने प्रश्न पूछे हैं या बीच बीच में जो भी चीजें पूछे हैं उनका आंसर जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम बताइए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो भी गैस यूज हो रही है उसका नाम बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिएगा, मैं बता देता हूँ। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न गैस का नाम। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण से में बनती है भाई? तो क्या वो CO2 बनती है? नहीं। कौन सी गैस बनती है? O2, ऑक्सीजन, ठीक है। पत्तियों में वर्णक का नाम बताइए। वर्णक क्या होता है? वर्णक यानी कि जो रंगता है, यानी कि पत्तियों का रंग, या पिगमेंट भी इसको बोलते हैं, पिगमेंट, ठीक है। पत्तियों का रंग हरा किसकी वजह से होता है? तो आंसर इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हमारा क्या होता है? ग्रीन होता है। क्लियर टू एवरीवन? पौधों में प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? अब सूत्र यहाँ पर सूत्र इक्वेशन, ठीक है, सूत्र बोल सकते हैं, रिएक्शन लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण ज्यादा बेटर रहेगा। रासायनिक समीकरण क्या होगा? तो रासायनिक समीकरण क्या था? CO2 था, प्लस उसमें H2 मिला, और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट। सनलाइट की उपस्थिति में भाई। और क्लोरोफिल भी तो चाहिए सर, क्लोरोफिल भी तो चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो सनलाइट कैच कर पाएगा, सनलाइट को पकड़ पाएगा प्लांट। क्या बनेगा? इसको कमेंट में आंसर आप लिखिए। प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए जो भी इक्वेशन होती है हमारी, जो भी समीकरण होती है, ये लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने लिख दिया, जो अभिकारक हैं, जो जो चीजें चाहिए। उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। भोजन का नाम बताइए जो पत्ती में संचित होता है। अब देखो ये प्रश्न आ गया। उस भोजन का नाम बताइए जो पत्तियों में संचित होता है। किस रूप में संचित होता है? किस रूप में इकट्ठा होगा, एकत्र होगा या स्टोर होगा? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में होता है बेटा? स्टार्च। और स्टार्च भी किसका प्रकार है? कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, ठीक है। आखिरी प्रश्न है, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि रंध्र हम स्टोमेटा भी कह सकते हैं, शायद इंग्लिश में ही हमने बात किया हो तो। स्टोमेटा, स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? स्टोमेटा कहाँ पर पाए जाते हैं? लीफ पे पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? पत्ती में पाए जा रहे हैं। ये कौन सी सतह पर? सर नीचे वाली सतह पर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्या तने में भी पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। तने में भी पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी जगह जड़ों में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तने में होंगे लेकिन बहुत कम मात्रा में, ठीक है। लीफ में बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए, तो ये
आज का टॉपिक था और उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई हो, टॉपिक क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे और उसका आंसर आपको यूट्यूब कमेंट बॉक्स में हम आसानी से दे पाएँगे और ये पीपीटी वगैरह आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अ, एक और चीज़ है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन भी मिलता है और ऐसी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं और बाकी सारे टीचर्स आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आपके सिलेबस से रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोज़ हैं, सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएँगी और बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो प्लीज़ इसके लिए लाइक भी करिए, कमेंट भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप सभी बच्चे।